नमस्कार, आपके साथ मैं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अब तक चाय और अनानास की खेती के क्षेत्र में सूबे में अपनी पहचान बनाने वाला किशनगंज इन दिनों विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट के मामले में अपनी पहचान बना रहा है। जी हां, किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में एक किसान द्वारा ड्रैगन फ्रूट की नायाब खेती की जा रही है। ये एक विदेशी फल है जो उत्तरी अमेरिका में मूलतः होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भी कई उपयोगी तत्व की मौजूदगी के कारण यह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी है। कैंसर जैसे असाध्य रोगों में भी लाभप्रद है। इतनी सारी खूबियों के कारण ही इसे सुपर फ्रूट्स भी कहा जाता है। इलाके के लोग इस खेती से काफी उत्साहित हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती पर देखिए ये खास रिपोर्ट। किशनगंज जिले में एक उद्यमी किसान की मेहनत से विदेशी ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। आमतौर पर बड़े शादी समारोह में फ्रूट काउंटर की शोभा बढ़ाने वाले इस विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की खेती से इलाके की अलग पहचान बन रही है। अपने नाम की तरह देखने में भी अन्य फलों से अलग सा दिखने वाला फल के मामले में यदि सरकार रुचि ले तो इलाके के किसानों की तकदीर तो बदलेगी ही, इससे इलाके की तस्वीर भी बदल जाएगी। एक तरह से राज्य में पहली बार विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की खेती करके जिले का नाम रोशन करने वाले नगराज नखत इस खेती को लेकर अपने अनुभव यूं बताते हैं। ये करीब चौथा साल है। बाजार तो बड़े बड़े शहरों में है, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं वहीं बिकता है, महंगा फल है। छोटे जगह में तो बिकता नहीं है। इधर कलकत्ता, दिल्ली, थोड़ा बहुत सिलीगुड़ी जाता है। दिल्ली भी भेजते हैं, सिलीगुड़ी भी भेजते हैं, कलकत्ता भी भेजते हैं। अभी तो हमारा 1 एकड़ में फसल आएगा इस बार। मुनाफा तो अच्छा होना चाहिए, उतना तो जोड़ा नहीं गया अभी। अच्छा मुनाफा होना चाहिए बाकी फसलों के हिसाब से। खर्चा भी बहुत ज़्यादा है ना। ओरिजिनली ये लैटिन अमेरिका का खेती है, दक्षिण अमेरिका। हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इस फल का जी। बहुत से प्रोटीन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, है कि नहीं, और हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ाता है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत तरह की चीज़ें। ठाकुरगंज के जाने माने प्रगतिशील किसान नगराज नखत ने ठाकुरगंज नगर पंचायत स्थित अपने खेत में इस फसल की खेती 3 साल पहले शुरू की थी। अब ये फल बाजारों में पहुंचने लगा है। खेती के क्षेत्र में अब तक कई सफल प्रयोग कर चुके नगराज नखत सूबे में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलता से उत्साहित नजर आते हुए कहते हैं कि आमतौर पर देश के बड़े शहरों में बिकने वाला ड्रैगन फ्रूट गुलाबी और पीले रंग का होता है, जो मुख्य रूप से वियतनाम और थाईलैंड से मंगाया जाता है। परंतु उनके खेत में गाढ़े लाल रंग का ड्रैगन फ्रूट उपजाया जा रहा है, जो अन्य किस्मों से ज्यादा मीठा है। नखत ने बताया कि उनके द्वारा ड्रैगन फ्रूट की पूरी तरह जैविक और प्राकृतिक रूप से खेती की जा रही है। बताते चले कि केले की खेती को इलाके में व्यावसायिक रूप देने वाले नखत ने सूबे में पहली बार जैविक अनारस की खेती भी की थी। कैक्टस की किस्म वाले पौधों से निकलने वाला फ्रूट 3 हफ्तों में ड्रैगन फ्रूट में बदल जाता है। ये फल रात को बढ़ता है, इसीलिए इसके फूल को क्वीन ऑफ द नाइट भी कहा जाता है। ड्रैगन फ्रूट अच्छी चीज़ है, उगाया जा सकता है, पैसा भी अच्छी मिलेगी और इससे मेन है कि शरीर का जो है रक्षक एक तरह का है। इसके बाद है जो इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। हार्ट में जो है इसको फ़ायदा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। आजकल दिल से जुड़ी बीमारियों के लोग घिर रहे हैं। ऐसे में ये फल काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट खतरनाक कोलेस्ट्रॉल में कमी लाकर आपके दिल को मजबूत बनाए रखता है। ड्रैगन फ्रूट शुगर से भी लड़ने में मददगार होता है। इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करता है। इसके साथ ही यह आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। फ्री रेडिकल्स और कैंसर पैदा करने वाले तत्वों से बचाव के लिए ये आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा हो। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं।
एक ड्रैगन फ्रूट में करीब 60 कैलोरी होती है। इसके अलावा विटामिन सी, B1, B2, B3, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इतनी सारी खूबियों के कारण ही इसे सुपर फ्रूट्स भी कहा जाता है। इधर जिले के सिविल सर्जन ने ड्रैगन फ्रूट की खेती और इसके गुणों को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताते हुए किसानों की पहल को वाजिब बताया है। वहीं किशनगंज के डीएम ने कहा है कि इस तरह के नए प्रयोग करने वाले किसानों को मदद दी जाएगी और जिला कृषि पदाधिकारियों के माध्यम से की जा रही खेती की रिपोर्ट भी ली जाएगी। कृषि विभाग के पदाधिकारियों को स्थल पे भेज के उसकी जांच करवाएंगे और जो भी सरकारी सहायता नियमानुसार हम लोग उस कृषक को दे सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि अधिक से अधिक कृषक इनसे जुड़े। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे फल की जिसे ड्रैगन फ्रूट या अजगर फल के नाम से जाना जाता है। इस फल का सेवन कोलेस्ट्रॉल तथा रक्तचाप को कम करता है तथा क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारियों को भी खत्म करता है। इन्हीं भरपूर विशेषताओं वाले इस ड्रैगन फ्रूट ने भारत के किसानों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया और विगत कुछ सालों से इसकी खेती भारत में गुजरात के कच्छ, महाराष्ट्र के पूना तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले इत्यादि क्षेत्रों में की जाने लगी है। आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ के चुनचुनी गांव के प्रगतिशील किसान राकेश यादव के यहाँ, जो सन 2008 में थाईलैंड से ड्रैगन फ्रूट के 5 पौधे लेकर आए थे और वर्तमान में उन्होंने 2000 पौधे विकसित कर लिए हैं। तो ये सब उन्होंने कैसे किया, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। प्लांट में 2008 में थाईलैंड घूमने गया था, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम इस फल को देखा। तो क्योंकि पेड़ पौधे का काम है तो नई चीज दिखा, तो मैं वहां से 5 पौधे ले आया था ये, और 5 पौधे ला करके ऐसी शौकिया तौर पे लगाया था। और ये 2010 से मेरे यहाँ फलना स्टार्ट हो गया, लेकिन कभी कॉमर्शियल सोच इसकी नहीं बनी थी। बस ऐसे ही फल होते थे, खुद खाते थे, नियर डियर को खिलाते थे। 2013 में मैं नेट पे ऐसे ही कुछ सर्च कर रहा था, तो एक हेडलाइन दिखाई पड़ी मेरे को, सुपर फ्रूट ऑफ 2013 ड्रैगन फ्रूट। तो जब मैं इसकी डिटेल देखा कि ये फल सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, तब फिर इसके बारे में मेरी कॉमर्शियल सोच हुई कि भाई इसको कॉमर्शियली ग्रो किया जाए। और उसके बाद मैंने साल भर जो मेरे पास शुरुआती पौधे थे उसमें से मैंने मल्टीप्लाई करके करीबन 2000 पौधे बनाए। ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग की जो विधि है इसकी, उसके बारे में मैंने थाईलैंड से काफ़ी जानकारी ली। मेरा बोलना चाहिए कि कॉमर्शियल हार्वेस्टिंग जो है वो पहली बार हो रही है। इससे पहले हुई है, लास्ट ईयर वगैरह थोड़ा सा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 50-60 किलो निकला था। इस बार ये 1 टन के आसपास निकलेगा। तो हम रिटेल में ऐसे ही 500 रुपए केजी में ये फल बिक गया, और ये पॉपुलर है बहुत। चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी होती है इसकी खेती। भारत में अभी मैंने सुना है कि कुछ गुजरात के कच्छ एरिया में और एक आध फार्म जो है पूना के आसपास बने हैं। मैंने कुल मिलाकर के ये मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि ये डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद है, कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है। जहाँ तक इस ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात है तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र एवं कम पानी में आसानी से उगाया जा सकता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मौसम में ये अच्छी तरह से विकास करता है। इसकी खेती के लिए अच्छे पौधे से कटिंग लेकर नर्सरी में पौधे तैयार कर लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और खेत में पौध लगाने से पहले अच्छी तरह जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना देते हैं। इसके बाद 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर 60 गुणा 60 सेंटीमीटर के गड्ढे की खुदाई कर 1:1 के अनुपात की दर से सड़ी गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं। साथ ही प्रति गड्ढे में 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं। इसके बाद नर्सरी में तैयार ड्रैगन पौधों का गड्ढों में रोपण करते हैं। इस तरह प्रति एकड़ में लगभग 700 पौधे लगाते हैं। इसके बाद पौधों की बढ़वार होने पर इसे पोल का सहारा देते हैं। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में प्रति पौधा 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पौध रोपण के 18 महीने से लेकर 24 महीने बाद फल आने लगते हैं।
इसके पौधों पर मई महीने में फूल आते हैं। इसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक फल आते रहते हैं। एक पोल से लगभग 40 से लेकर 100 फल तक मिल जाते हैं और प्रत्येक फल का वजन लगभग 400 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का होता है तथा एक वर्ष में 1 एकड़ क्षेत्र से लगभग 5 से 6 टन की पैदावार मिल जाती है। इस फल का उपयोग ताजे फल के तौर पर तथा जैम, जेली और आइसक्रीम के तौर पर भी किया जा सकता है। ताजे फल 250 से लेकर 500 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में बिकते हैं। किसान भाइयों, इसमें पाई जाने वाली खूबियों के कारण ही छत्तीसगढ़ बागवानी विभाग भी इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है और इसकी बागवानी के लिए किसानों को अनुदान भी दे रहा है। किसान भाइयों, इसकी खेती करने से पहले अपने प्रक्षेत्र पर 10 से 20 पौधे लगाकर देखें और यदि ये पौधे सफलतापूर्वक लग जाएं, तो आप भी इन किसान भाई की तरह पौधों की कटिंग करके और अधिक पौधे तैयार कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनिया मसाला में इस्तेमाल की जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। इसके पत्ते और दाने का इस्तेमाल मसाले के लिए किया जाता है। इसकी हरी पत्तियों की अगर बात करें तो इसके बिना कोई भी व्यंजन अधूरा है। इसी खासियत के कारण धनिया की हरी पत्तियों की मांग हमेशा रहती है। इस समय अगर हमारे किसान थोड़े से क्षेत्रफल में धनिया उगाएंगे तो अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी में इसकी खेती कम ही किसान करते हैं। इस वजह से इस समय धनिया का बाजार भाव अधिक रहता है। लेकिन इस समय धनिया उगाने के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं डॉक्टर संजीव सचान। अब ये जो मौसम है, इस मौसम में धनिया की खेती करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं मुख्य रूप से ये जो फसल है ये रबी की फसल है। उस सीजन में हम इसका बीज उत्पादन करते हैं, लेकिन जो बाकी के महीने हैं उनमें भी किसान भाई खेती करते हैं। तो आपको केवल उन बिंदुओं पर ध्यान देना है जो जाड़े की फसल से इस फसल में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ पर हमको अधिक थोड़ी सी मेहनत करनी है, फसल की देखभाल करनी है, तब जा कर के आपको ये खेती करने में आप कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाई इस समय अगर जो खेती करेंगे तो मुख्य रूप से आपको केवल पत्तियों की कटिंग करके बाजार में भेजना है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर इस समय आपको इसकी खेती करनी है तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो बलुई दोमट मिट्टी है उसमें बहुत अच्छी इसकी खेती होती है। तो यहाँ पर हमको पत्तियों की कटिंग लेनी है। तो जैसा मैंने बताया था, खेत आप तैयार कर रहे थे, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास 60-40-30 के अनुपात में आप देंगे। नत्रजन को हम 3 बार में आपसे कहेंगे देंगे। जो पहली 20 किलो की मात्रा है पूरी फास्फोरस और पूरी पोटास आप अंतिम जुताई के समय दे देंगे। बाकी जो 2 डोज बचते हैं नत्रजन के, एक पत्तियों की पहली कटिंग के बाद देंगे और दूसरा जो डोज है वो दूसरी कटिंग के बाद देंगे। किसान भाइयों, अब बात आती है धनिया की उन्नत प्रजातियों की। तो पत्ती उत्पादन के लिए आप धनिया की पंत हरितिमा, आजाद धनिया, एक पंत धनिया, एक स्वाति इत्यादि प्रजातियों का चयन करें। पत्ती उत्पादन के लिए धनिया की 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आप किसी विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें। जब इसकी बुआई करनी हो तो आप रात भर के लिए इसके बीजों को भिगा दें। पानी में जब भिगो देंगे तो अगले दिन निकाल करके इसको आप फैला देंगे और जब सूख जाएगा पानी तो इसको दरोर करके, मतलब इसके बीजों को क्रश कर देते हैं, फूट जाते हैं। फिर आप इसको बीज का उपचार कर लीजिए। थीरम या कैप्टान जो भी आपके पास उपलब्ध हो, 2.5 से 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को इसको शोधित कर लेंगे। इस प्रकार से अब बीज आपका बुआई के लिए तैयार है। ये इसलिए पानी में भिगोया गया जिससे कि जमीन के अंदर जाने के बाद इसका अंकुरण सुनिश्चित हो सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धनिया की बुआई विधि के बारे में। तो आप इसकी बुआई मेड़ों पर करें और नालियों में पानी भर दें, जिससे बीजों का जमाव सही ढंग से हो सके और आपको पत्तों का भरपूर उत्पादन मिल सके। इसके बाद अगर आप खरपतवार नाशी का छिड़काव अगले दिन कर लेते हैं तो आपको खरपतवारों से भी थोड़ी सी जो समस्या आने वाली थी उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, कुछ आपका खर्च घट सकता है। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पूरी फसल की अवधि के दौरान
आप खेत में नमी बनाए रखे हैं, खेत से नमी जाने नहीं पाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसलिए इस मौसम में भले ही उपज पत्तियों की जाड़े की अपेक्षा कम मिलेगी, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती है, लेकिन जो भी मिलेगी वो पत्तियों का भाव इसमें आपको बहुत अच्छा दे करके जाएगी। इस उद्देश्य को लेकर के हम खेती यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बेहतर ढंग से अगर प्रबंधन कर ले जाते हैं तो आपको लगभग 30-35 दिन में पहली कटिंग मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी आप नत्रजन की जो खुराक बाकी थी वो देंगे, फिर सिंचाई करेंगे और फिर उसके बाद आप कटिंग करते रहेंगे। तो इस बार से आपको 2-3 कटिंग अगर मिल जाती हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाएगा और उनको पत्तियों का बेहतर ढंग से तोड़ाई उपरांत प्रबंधन करके उनको शीघ्र से शीघ्र नज़दीक के बाजार में भेजें और बहुत अच्छा आप लाभ प्राप्त करें और दूसरे किसान भाइयों को भी बताएं। धन्यवाद। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम समूहा, जिला समस्तीपुर के कृषक विवेक कुमार ने। आप गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो विवेक कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पशु के जीवन में गर्भावस्था का विशेष स्थान रहता है और निश्चित रूप से एक हमें भविष्य के लिए एक अच्छा सा पशु प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी गर्भावधि के दौरान अच्छी तरह से देखभाल की जाए। कि जो गर्भित पशु है उसके जो है जैसे दूध देना बंद करता है उसको हम अलग बाड़े में शिफ्ट कर देते हैं, उसको जो है सूखी गाय या अन्य गायों के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो भी हमारी गाय जो गर्भित होती है वो शांत हो जाती है और अकेलेपन में रहना पसंद करती है। कि लगभग 7 महीने के पश्चात आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि पशु को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और इस हानि में संभव यह है कि आप उसको चरागाह चरने के लिए मत भेजें। साथ ही साथ उसको किसी तरह की भागने की चेष्टा मत कराइए। हैवी जो है हम एक्सरसाइज बंद करा देते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही हमें ये पता चले कि हमारा जानवर गर्भित हो चुका है तो उसके लिए हम देखरेख शुरू कर दें और उसकी फीडिंग भी स्टार्ट कर दें। जहाँ तक देखा ही जाता है कि जो हमारे जानवर हैं उनमें गर्भ वृद्धि के रूप में जो आहार दिया जाता है वो आहार हमें जो है गर्भ के 5वें महीने के पश्चात शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही उसके 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं गर्भ के, उसको हम निश्चित रूप से आधा किलो दाने की मात्रा बढ़ा देते हैं। दुधारू पशुओं में भैंस को 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण और गाय को 3 लीटर पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देते हैं और जीवन निर्वाह के रूप में 1 किलोग्राम दाना और देते हैं। अगर आपका पशु गर्भित है तो जीवन निर्वाह के रूप में आधा किलोग्राम दाना और बढ़ा दें और जब पशु का दूध सूख जाए उस समय जीवन निर्वाह आहार के अलावा 2 किलोग्राम दाना दें। लेकिन अगर हरा चारा भरपूर मात्रा में है तो दाना मिश्रण की मात्रा आधा कर दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जो गर्भस्थ शिशु है उसका आकार बढ़ता है तो धीरे धीरे उससे जो है उसके पेट पर भी जो है थोड़ा सा जगह कम होती है। तो ऐसी दशा में आपको ये सलाह है कि जो भी हमारा गर्भित पशु है जो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है उसके आहार में ऐसे हम तत्वों का समावेश करें जिनसे उनको भरपूर ऊर्जा प्राप्त हो सके। मतलब कहने का ये है कि अगर थोड़ी सी मात्रा में भी वो जो है आहार लें तो उतने में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त यदि आपका जानवर करीबन 10 लीटर से अधिक दूध देता है तो निश्चित रूप से उसको हम जो है करीबन 100 ग्राम तक खड़िया और साथ ही साथ विटामिन डी की डोज जो रिकमेंडेड है, साथ ही साथ जैसे ही जानवर ब्याता है उस समय अलर्ट रहें और यदि कैल्शियम की कमी महसूस होती है तो उसके लिए आप प्रॉपर जो है इलाज उसका समुचित प्रबंध अवश्य कर लें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।